हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आपका पेपर धीरे धीरे पास आ रहा है। ऐसे में केमिस्ट्री में हमारा टारगेट है कि इस बार हम लोग 70 में 65 प्लस लेकर आए। और मैं आपके लिए अब ऐसी क्लासेस लेकर आ रहा हूं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन तो 4 ही होंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन भैया 3 बार आ चुका है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। 4 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, ये जो क्वेश्चन है ना हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका ये है, 4 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, 3 नंबर 4 नंबर वाले। सिर्फ एक क्वेश्चन यहां पे है जो 2 नंबर में अक्सर आता है। ठीक है। आगे देखो, एल्कोहलों का निम्न को समझाइए। एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, और फिनॉल अम्लीय क्या होते हैं, इसको समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी पूछा जाता है और एक में भी पूछा जाता है। ठीक है। और ये जो भैया है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 16, 17, 18, 20, 22 में आ चुका है, तो 25 में 100% चांस है कि आएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। तो इनको हम एक एक करके आज पढ़ेंगे भैया। 2, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस इन 4 प्रश्नों को पढ़ लो, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे भैया। फर्स्ट इज फर्स्ट। ठीक है। देखो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। मतलब बहुत सिंपल सा ये रिएक्शन है, आप खुद ही देखो, ध्यान से समझो। जैसे कैसे बनाओगे, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। मतलब आपको क्या करना है, सोडियम एथॉक्साइड ले लेना है, उसको एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करना है, आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम विलियमसन संश्लेषण विधि या फिर इसी को हम डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हम रिएक्शन को समझते हैं। देखो हमें सोडियम एथॉक्साइड लेना, सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। इसका नाम है भैया सोडियम एथॉक्साइड। इसका रिएक्शन आपको कराना है किससे, एथिल आयोडाइड से। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है C2H5I। ये है भैया एथिल आयोडाइड। ठीक है। इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है। अब जब गर्म करोगे तो देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये जो C2H5 है ना, C2H5 यहां से निकला, यहां से O निकलेगा, O भी निकल गया, और यहां से C2H5 निकल जाएगा, C2H5। ठीक है, ये निकल गया। देखो C2H5O यहां से निकल गया और C2H5 यहां से निकल गया, ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया। बचा क्या, Na और I बचा, तो NaI आपका बच जाएगा। ठीक है। तो यही होता है आपका रिएक्शन डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, ये आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं यहां पे लेकर आता हूं। विधि और भी है, लेकिन ये सोडियम एथॉक्साइड यानी कि विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा आपको डाई एथिल ईथर बनाना है, तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि हम इसी को कहते हैं। ठीक है। इनका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ध्यान से समझना, जो चारों क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं भैया, ढूंढ लो पेपर में, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। दूसरा है एथिल आयोडाइड, एथिल
आयोडाइड, आयोडाइड, दोनों को हमने किया गर्म, हमने गर्म कर लिया दोनों को, हमारा बना क्या, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। देखो दो एथिल ग्रुप लगे हैं, आप खुद देख लो, ये एथिल और ये एथिल, तो डाई एथिल, बीच में ओ लगा है तो ईथर, इनका नाम है सोडियम आयोडाइड। सबका नाम मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लो भैया, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है, तो ये आपका हो गया। मतलब आपको विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर अगर आपको बनाना है तो सोडियम एथॉक्साइड ले लो, एथिल आयोडाइड के साथ उसका रिएक्शन करा दो, इसको गर्म कर दो, तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, लेकिन ध्यान रखना ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये 2 ही नंबर में आए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपका 3 नंबर वाला भी 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर वाला 4 नंबर में भी आ सकता है, और 4 नंबर वाला 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए, किस नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। हमारी लिस्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हमारे एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे भाई। ल्यूकास परीक्षण क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 7 से ही है, यानी कि एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर से ही, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको जाकर आप लोग देख लेना। तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए भैया, पूरे के पूरे 5 बार एग्जाम में आ चुका है। तो हम देखेंगे ल्यूकास परीक्षण। देखो मेनली जो ल्यूकास परीक्षण है ना, इसका उपयोग हम एल्कोहल्स को पहचानने में करते हैं कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, ठीक है। इसका यूज हम इसी के लिए करते हैं। कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कौन सा कौन है, तो उसको मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्सरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब ल्यूकास परीक्षण जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद करने की, यानी कि अंतर करने की एक अत्यंत सरल विधि है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में कैसे अंतर करेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, उसी को पहचानने की एक विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, देखो ल्यूकास अभिकर्मक जो हमारा होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी के घोल को हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इनमें से ल्यूकास अभिकर्मक है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और निर्जल HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ऐसे कुछ रहेगा ऑप्शन, तो आपको यही टिक करना है। इसका ट्रिक क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। देखो ल्यूकास के लास्ट में सा आता है और सांद्र से पहले सा आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि सांद्र HCl रहेगा और निर्जल ZnCl2 रहेगा, इसी के घोल को हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। समझ में आया ट्रिक, मतलब ल्यूकास के लास्ट में सा और सांद्र के पहले सा, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है, मतलब यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। यानी कि आप प्राथमिक एल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे कितनी जल्दी होगा, द्वितीयक एल्कोहल की कितनी जल्दी होगा, तृतीयक एल्कोहल का कितनी जल्दी होगा, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम तीनों में विभेद करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, देखो किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। मतलब हम करेंगे क्या, हम एल्कोहल को लेंगे, हमें पता नहीं है कौन सा एल्कोहल हम ले रहे हैं, एल्कोहल को हम लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनेगा, यानी कि RCl बनेगा, एल्किल क्लोराइड, जो कि धुंधलापन उत्पन्न करेगा। अब यहीं पे आप लोग अंतर समझ जाओगे, अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हो जाएगा तब तो वो टर्सरी एल्कोहल होगा, तृतीयक, अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, सेकेंडरी, और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। बस इसी से हम इसमें विभेद करते हैं। तो समझ में आया, इसको समझ लो फिर हम रिएक्शन समझते हैं। मतलब ल्यूकास परीक्षण जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में अगर आप ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा जिससे धुंधलापन उत्पन्न होगा। देखो कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। देखो हम एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल को हम
ROH से लिखेंगे। देखो OH आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, आल का मतलब एल्किल, तो एल्किल एल्कोहल है ये, प्लस सांद्र HCl लेंगे, मैंने बताया था सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे निर्जल ZnCl2, ठीक है। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, ठीक है। हमने रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बनेगा, देखो ROH है, ये HCl है, तो RCl आपस में मिल जाएंगे यानी कि एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस H और H मिलकर H2 बना देंगे, OH2 बाहर निकल जाएगा मेरे भाई। तो यही कहा गया था कि जब एल्कोहल, इसका नाम है एल्किल एल्कोहल क्योंकि आगे R लगा है तो ये एल्किल एल्कोहल होगा, एल्कोहल, ठीक है, एल्किल एल्कोहल। इसकी सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से हमने रिएक्शन कराया तो ये आपका बना एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। और जब एल्किल क्लोराइड बनेगा ना तो भैया इसमें धुंधलापन उत्पन्न होगा। अगर तुरंत उत्पन्न हो गया धुंधलापन तब तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा, 5 से 10 मिनट बाद अगर धुंधलापन उत्पन्न हुआ तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और अगर उत्पन्न ही नहीं हुआ तो प्राथमिक एल्कोहल होगा। सिंपल सा है। तो समझ में आया, एल्कोहल की क्रिया हम सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनेगा और धुंधलापन उत्पन्न होगा। आप देखो रीजन फर्स्ट है, कमरे के ताप पर टर्सरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। अगर ये वाला एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होगा तब जब एल्किल क्लोराइड बनेगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा, कमरे के ताप पर सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर ये द्वितीयक एल्कोहल होगा ना तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा। तीसरा, कमरे के ताप पर प्राइमरी एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। और अगर ये तृतीयक एल्कोहल होगा भैया तो प्राथमिक एल्कोहल अगर होगा तो ये धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा। तो इस तरह हम पहचान जाएंगे जब रिएक्शन होगा, अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हुआ तब तो वो तृतीयक होगा, नहीं उत्पन्न 5 से 10 मिनट बाद हुआ तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और नहीं उत्पन्न हुआ तो तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम ल्यूकास परीक्षण। आपको एल्कोहल लेना है, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ उसकी अभिक्रिया करानी है, एल्किल क्लोराइड बनेगा, आप धुंधलापन उत्पन्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहचान जाएंगे कि आखिर ये कौन सा रिएक्शन है। इतना समझ में आ गया। चलो ये भी हमारा हो गया, ल्यूकास अभिकर्मक वाला टॉपिक हमारा ल्यूकास परीक्षण वाला फिनिश हो। मैंने ल्यूकास परीक्षण क्या है उसको बताया, उसके बाद में मैंने रिएक्शन बताया और रीजन भी बता दिया कैसे इसको पहचानेंगे। चलो इसको मैं हटाता हूं, ये तो सिंपल सा टॉपिक था। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है भैया, ये टॉप रेटेड क्वेश्चन है और ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। 4 नंबर में तो आएगा ही आएगा, और ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैंने इन्हीं भैया को रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित को समझाइए। 3 चीजें आपको समझानी है, ठीक है, 3 चीजें समझानी है। जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। अगर एल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा तो जल में इनकी विलेयता घटेगी, इसको रीजन के साथ बताना है। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है, व्हाट इज पावर एल्कोहल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पावर एल्कोहल, ये आपको बताना है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, व्हाई इज फिनॉल एसिडिक, ठीक है, तीनों का रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखो, मान लो आपको इसके लिए 2 नंबर मिल गया, इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, तो आपका 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं भैया कि फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, तो आप अलग से लिख देना, मैं तीनों बता रहा हूं। सबसे पहले हम ये वाला रीजन जानेंगे कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्यों घटती है। मतलब अगर एल्कोहल का अणुभार हम लगातार बढ़ाएं तो जल में इनकी विलेयता घटती क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में आविलेय हैं। देखो एल्किल समूह जो होते हैं, जितना ज्यादा एल्किल समूह बढ़ेगा ना उतनी ज्यादा विलेयता घटेगी, क्योंकि एल्किल जो समूह होते हैं ना वो जल विरोधी होते हैं। अब चूंकि अणुभार बढ़ेगा तो एल्किल समूह भी बढ़ेंगे, ये तो सिंपल सा है। अगर अणुभार बढ़ रहा है तो एल्किल समूहों की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। अब वो बढ़ेगी भैया तो वो क्योंकि जल विरोधी होते हैं, जल में आविलेय हैं, तो वैसे ही विलेयता घट जाएगी। निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। क्योंकि निम्न एल्कोहल जो होते हैं जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसमें जो है एल्किल समूह छोटा होता है और एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है।
जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है ना, उच्च अनुभाण के अल्कोहल में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OS समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता घटती है। मतलब आप लोगों को क्या करना है, जैसे अल्कोहल ले लीजिए आप लोग, जैसे हमने ले लिया CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। C2H5OH हो गया, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है। अब ऐसे आप लोग बढ़ाते चलें, C3H7OH हो जाएगा, ठीक है, H7OH, C4H9OH, H9OH, ठीक है, ऐसे C5H11OH, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर बढ़ेगा ना, तो भैया जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ेगा इसकी विलेयता घटती जाएगी, क्योंकि देखो ये जो आपका CH3OH है इसमें सिर्फ एक ही एल्किल समूह है, CH3OH में केवल CH3 है, तो इसकी विलेयता थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। अब चूंकि एक ही एल्किल समूह है तो ये OH जो है ये समूह ज्यादा प्रभावी रहेगा, ठीक है, तो इसमें ये जल में काफी विलेय रहेगा। अब ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो इससे ये कम विलेय रहेगा, क्योंकि इसमें एल्किल समूह बढ़ गया। देखो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH को हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक एल्किल और बढ़ गया भैया, तो इसकी विलेयता थोड़ी कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे विलेयता बढ़ेगी, अब जैसे ये वाला और ज्यादा हो गया, इसमें C3H7 यानी कि 3 एल्किल समूह हो गया, तो इसमें विलेयता और इसकी कम होगी। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विलेयता घटेगी, क्योंकि बताया गया है क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में आविलेय हैं। अब चूंकि अणुभार बढ़ रहा है तो एल्किल समूह भी बढ़ेंगे, तो एल्किल समूह बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, क्योंकि निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। निम्न एल्कोहल में एल्किल छोटा होगा तो OH समूह जो है ये जल में इसको विलेय बनाने में प्रभावी रहेगा। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के अल्कोहल में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OS समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता घटती है। और जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ेगा ना, तो जो एल्किल समूह है वो OS समूह पर प्रभावी हो जाएगी। अब चूंकि एल्किल समूह जल में कम विलेय होते हैं या अविलेय होते हैं, तो भैया इसकी विलेयता घटने लगेगी, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, इसमें कुछ है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विलेयता घटेगी। चलो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हमारा है पावर एल्कोहल क्या है उसका उपयोग लिखिए। देखो दूसरा वाला पावर एल्कोहल क्या है उसका उपयोग लिखिए, एक ही नंबर में समझ लो इसको। देखो व्हाट इज पावर एल्कोहल, ध्यान से समझो। परिशोधित स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। मतलब परिशोधित स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। तो पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। मतलब होता क्या है कि परिशोधित स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है, घुल जाती है। तो पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन, इन तीनों का मिश्रण जो है यही पावर एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि ये मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये मिश्रण ही पावर एल्कोहल कहलाता है। तो समझ में आ गया व्हाट इज पावर एल्कोहल, ये दूसरा रीजन था। तो पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल प्लस बेंजीन, इन तीनों का मिश्रण ही पावर एल्कोहल कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो रीजन यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये क्वेश्चन समझो भैया, फिनॉल आखिर अम्लीय क्यों होते हैं। देखो फिनॉल मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला फिनॉल का होता है। देखो ये आपका फिनॉल है, तो आखिर फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, ये काफी पूछा जाता है भैया। तो इसका एक रीजन है। देखो फिनॉल को जल में घोलने पर, ये आपका फिनॉल है भैया, इसको हम क्या करते हैं जल में घोल देते हैं। देखो इसको हम क्या करेंगे, जल से इसका रिएक्ट करा देंगे H2O। तो फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है। ये जब इसको जल में आप घोलेंगे तो ये H+ आयन और फिनॉक्साइड आयन देगा, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब आप फिनॉल जब लेंगे ना, उसको अगर जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब चूंकि जब वो बनाएगा तो वो जल में वो अनुनाद के कारण अस्थायी होंगे और इसीलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। देखो ये आपका, इसको मैंने जल में घोला फिनॉल को, तो देखो क्या बनेगा। यहां पे आपका हो गया ऊपर O-, यहां पे H हट जाएगा, O- हो जाएगा और प्लस आपका हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल जाएगा H3O+। देखो ये H+ आयन है और ये फिनॉक्साइड आयन है, तो इसी के कारण हमारा फिनॉल अम्लीय होता है। इसका नाम है फिनॉल
इनका नाम है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, आयन। तो क्यों अम्लीय होते हैं फिनॉल? क्योंकि फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे फिनॉल का हमने जल से रिएक्शन कराया तो फिनॉक्साइड आयन बना और हाइड्रोनियम आयन बना। अब चूंकि फिनॉक्साइड आयन बना है इसीलिए ये फिनॉल अम्लीय होगा, फिनॉल एसिडिक होगा। सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपको ये भी बता दिया। मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, तो कुछ खास हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, 5 नंबर में वो भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री में विस्तृत स्तरीय प्रश्न जो है बहुत कम चैप्टर में है, तो वो उनमें से एक है। चलो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन और हमारी लिस्ट में इसको सबसे नीचे रखा गया है। देखो सब ऊपर से जो सबसे टॉप पे होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको रखते हैं, लेकिन हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे नीचे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, 5 नंबर में आता है मेरे भाई। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और पूरा 100% चांस है इस बार आए। मतलब आपको डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है और संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी देना है। तो कैसे बनाओगे डाई एथिल ईथर, ये मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले प्रयोगशाला विधि को समझ लेते हैं। ये प्रयोगशाला विधि है। देखो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर हम एथिल अल्कोहल के आधिक्य, मतलब एथिल अल्कोहल हम ज्यादा लेंगे और उसको सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमारा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। लेकिन ये 2 पदों में होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल अपना लेंगे C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे, H2SO4 से कराएंगे। अब H2SO4 से हम लोग करा देते हैं। देखो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4, देखो वही चीज है भैया। H2SO4 लिखो चाहे HHSO4 लिखो, HH का मतलब H2 ही हुआ। पहले इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं करेंगे, पहले हम 100 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे पहले, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझो, C2H5 हो गया, ठीक है यहाँ पे, और यहां से आपका हो जाएगा इनको हम एक में कर देंगे। मतलब हमारा जो ये OH है और H है ये अलग हो जाएगा, C2H5HSO4 HSO4 प्लस, देखो ये C2H5 हमने यहां से ले लिया और यहां से HSO4 ले लिया, बचा क्या, H बचा, H बचा, O बचा, यानी कि H2O बचा। तो सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल, आप लोग खुद देख लो, इसको अगर बाहर निकाल लें हम लोग, इतना हम लोग अगर बाहर निकाल लें H2O को, ये बाहर निकल गया, ये C2H5HSO4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। चलो मैं लिख देता हूं, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। बीच में जो भैया हमारे हैं इनका नाम तो जानते ही हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग लिख देना, इनका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इनका नाम है, C2H5HSO4 का। इतना समझ में आया, पहला वाला पद समझ में आ गया। आपको एथिल अल्कोहल लेना है, उसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराना है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी अभिक्रिया आपको फिर से एथिल अल्कोहल से करा देनी है, तो आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। देखो ये हम ले लेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, ठीक है, और प्लस हम लोग लेंगे ये C2H5OH लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOC2H5, ये भी आपका एथिल अल्कोहल भी ही है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब इसको हम गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब गर्म करेंगे, तो देखो क्या बनेगा। देखो ध्यान से समझो, ये जो हमारा ये हमारा जो HSO4 है,
और जो हमारा H है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, H2SO4 बना लेंगे। बचा क्या देखो, C2H5 बचा, O C2H5 बचा, यानी कि डाई एथिल ईथर हमारा बन गया C2H5O C2H5 और प्लस आपका हो गया देखो H और H मिलकर H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, ये बन गया मेरे भाई। तो यही होगा आपका डाई एथिल ईथर, यही डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। बाकी ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एथिल एल्कोहल है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो हम पहले एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और जल बाहर निकलेगा। ठीक है, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से फिर से कराएंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका डाई एथिल ईथर बनेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो यही बना भैया डाई एथिल ईथर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, ठीक है, ताकि नोट कर सकें। अब हम लोग चलेंगे, इसके कुछ रासायनिक गुण हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक गुण हैं, ये संबंधित अभिक्रियाएं हैं, आप लोग लिख देना। जैसे इसको हम रासायनिक गुण ही लिख देते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आप लिख सकते हैं रासायनिक गुण, क्योंकि ये सारे रासायनिक गुण, हाँ, संबंधित अभिक्रियाएं लिख दो, क्योंकि आपसे कहा गया था संबंधित अभिक्रियाएं भी लिखिए, संबंधित अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं मतलब कुछ आपको रिएक्शन लिखना है। 5 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे कि आपने प्रयोगशाला विधि बता दिया और आपको 5 नंबर मिल गए, भैया कुछ रिएक्शन भी लिखना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H2O के साथ अभिक्रिया। अगर हमारा डाई एथिल ईथर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से समझो। ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। मतलब आप अगर डाई एथिल ईथर की जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका ये बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाएगा, मतलब एथिल अल्कोहल बना लेगा। तो देखो C2H5O C2H5, इनका नाम है डाई एथिल ईथर, इनका रिएक्शन कराना है जल से, वाटर से इनका जल रिएक्शन कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका ये बहुत मुश्किल से बनेगा क्या, एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH बनेगा। अब देखो इधर कार्बन कितने हैं, 2 2 4 हैं, इधर 2 ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2 2 4, इधर भी 2 का 2 से गुणा होगा 4। हाइड्रोजन कितने, 5 5 10 2 12, इधर भी 5 का 2 से गुणा होगा 10 और 2 इसका 12, ये भी। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 2, इधर भी 2 है। ठीक है, और बस हो गया, ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते। तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। मतलब आप डाई एथिल ईथर को का जल अपघटन कराएंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तब ये अल्कोहल में जल अपघटित हो जाएगा। तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इनका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। यानी कि आप डाई एथिल ईथर की जल से रिएक्शन कराएंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है। चलो इसको भी मैं हटाता हूं, अभी 2 रिएक्शन और देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर हमें लेना है भैया, तो 2-3 रिएक्शन मिनिमम लिखना ही होगा। दूसरा है ठंडे HI के साथ अपक्रिया, ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोडिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। देखो डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रोडिक अम्ल से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल बनाता है। मतलब क्या होगा, देखो हम लोग डाई एथिल ईथर लेंगे C2H5O C2H5, इसकी अभिक्रिया कराएंगे HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो भैया क्या बनेगा, देखो समझो इसको क्या बनेगा। देखो C2H5OH
एक अणु आपका इसमें चला जाएगा और एक C2H5I। देखो इस C2H5O के साथ H जुड़ जाएगा तो एथिल अल्कोहल हो गया, और इस C2H5 के साथ I जुड़ जाएगा तो एथिल आयोडाइड हो गया। तो एक हमारा बना C2H5I हो गया। देखो ये C2H5 ये I, और एक C2H5OH हो गया, C2H5OH हो गया। भैया ये कहा गया ना कि एक अणु जो है वो एथिल आयोडाइड में और एक अणु एथिल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। बस हो गया, यही हमारा रिएक्शन होगा। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इनका नाम है हाइड्रोडिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई। तो कहा गया है कि डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रोडिक अम्ल HI के साथ क्रिया कराने पर एक अणु हाइड्रोजन आयोडाइड एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल बनाता है। देखो ये डाई एथिल ईथर है, इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए तो देखो C2H5I यहां चला गया और C2H5OH यहां आ गया, बस हो गया। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। देखो कार्बन 2 2 4 है, इधर भी 2 2 4 है, हाइड्रोजन 5 5 10 11 है, इधर भी 5 5 10 11 है, और ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है। एकदम रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आया? तो ये आपका हो गया दूसरा वाला। थर्ड वाला एक और देख लेंगे, 3 कम से कम लिख देना, ठीक है। ये थर्ड है। देखो उसके बाद में हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तब देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी अब क्रिया कराते हैं तो देखो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाते हैं। मतलब आप लोग अगर डाई एथिल ईथर की निर्जल ZnCl2, डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से हम निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड और एस्टर बनेगा। देखो ये हमारा है डाई एथिल ईथर C2H5O, C2H5, इसका रिएक्शन हमें कराना है किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग, निर्जल ZnCl2। देखो निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 भी आप लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से समझो, ये C2H5 जो है इस Cl से जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है। देखो C2H5Cl से जुड़ गया। अब बचा क्या हमारा, देखो ध्यान से, यहां पे CH3CO और C2H5 बचा, तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CH3 CO C2H5, ये हमारा बचा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, तो ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक काम और करना, ये COO रहेगा, मतलब COOC2H5 रहेगा, डबल O कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 O है, एक ये और एक ये, तो डबल O रहेगा। तो ये हमारा बन जाएगा भैया, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो समझ में आया, हम डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एथिल क्लोराइड बनेगा और एथिल एसीटेट बनेगा, यानी कि एक आपका बनेगा एल्किल क्लोराइड, एक एस्टर बन जाएगा, ये एस्टर है। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखो कार्बन 2 2 4 1 5 और एक 6 है कार्बन, इधर 2 एक 3 एक 4 2 6 है, हाइड्रोजन 5 5 10 3 13 है, और इधर कितना है 5 3 8 और 5 13 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, इधर भी यहाँ पे 2 COO है, ठीक है। बाकी Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, बस रिएक्शन बैलेंस है। नामकरण इनका कर देते हैं भाई, इतनी मेहनत से आए हैं तो नामकरण, दुनिया में आए हो तो नामकरण करवाते जाओ। तो डाई एथिल ईथर, ठीक है, इनका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इनका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड,
और इनका नाम है भैया एथिल एसीटेट। सबका नाम मैं लिख देता हूँ, नामकरण करोगे तो थोड़ा आसानी रहेगी आपको भी और हमको भी। एथिल एसीटेट, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। तो ये 3 रिएक्शन मैंने आपको बताया। मैंने आपको डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को बता दिया और संबंधित रिएक्शंस को भी मैंने 3 ऐसे रिएक्शंस को बता दिया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हमारी लिस्ट में जो पांचों क्वेश्चन थे ना, ये टॉप 5 स्टार वाले क्वेश्चन थे और मैंने 5 स्टार तरीके से ही मैंने इसको बताया। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।